विनोद क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में, जो कि सूरवंश का एक शासक था। और पिछले कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था कि 1540 के विलग्राम के युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से परास्त होता है, यहाँ तक कि उसे अपनी जान बचा करके भारत छोड़ करके भागना पड़ता है। और इस तरह से शेर शाह ने हुमायूं को हरा करके दिल्ली से आगरा तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। इसके द्वारा एक वंश की स्थापना की जाती है जिसे सूरवंश के नाम से जाना जाता है। और 1540 में इस वंश की स्थापना होती है और 1555 तक शेर शाह और उसके जो उत्तराधिकारी थे वे लोग शासन करते हैं। और 1555 में पुनः इस वंश के शासन को समाप्त कर हुमायूं दूसरी बार मुगल वंश का बादशाह बनता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। तो आज के इस क्लास में मूलतः हम जानेंगे कि शेर शाह सूरी के प्रारंभिक जीवन से शुरुआत करेंगे और बाद में उसके जीवन में जितने संघर्ष हुए, जितना संघर्ष उसने किया, कैसे वह निरंतर आगे बढ़ता गया, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उसका जीवन परिचय हम लोग जान लें। जन्म जो है, जन्म उसका हुआ था नारनौल हरियाणा में, है ना। नारनौल जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहां इसका जन्म हुआ था। और जन्म का वर्ष में विवाद है। विवाद क्या है कि एक इतिहासकार है जिनका नाम है परमात्मा शरण। इनके अनुसार शेर शाह का जन्म जो है 1472 में हुआ था। और एक अन्य इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर कानूनगो। इनका मानना था कि शेर शाह का जन्म 1486 में हुआ था। तो जन्म में विवाद होने के कारण इससे प्रश्न पूछा नहीं जाता है। हाँ, एक चीज और जान ले कि शेर शाह जो है, इसका नाम बचपन में फरीद खां था। बचपन का नाम फरीद खां था। इनके पिता का नाम था हसन खां। और हसन खां ये सासाराम के जमींदार थे। सासाराम के जमींदार थे। एक छोटी सी जमींदारी इनके पास थी और इनके पिता ने 4 शादियां की थी और 8 बच्चे थे। तो छोटी सी जमींदारी थी और शेर खां जो था इनकी बड़ी पत्नी का पुत्र था और पिता से इसकी पटती नहीं थी। इसी कारण 1494 में पिता से अनबन के कारण जौनपुर चला जाता है। जौनपुर, और जौनपुर में वह जब रहता है तो वहां अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। उसने वहां पर
अरबी, फारसी और अन्य भाषाएं सीखी और पढ़ने लिखने में भी वह बहुत तेज था। और एक बात और थी, बचपन से ही शेरशाह कुशाग्र बुद्धि का था। उसकी महत्वाकांक्षाएं बचपन से ही हिलोरे मारने लगी थी। वह उसकी सोच यही थी कि आगे चल करके मैं हिंदुस्तान का बादशाह बनूं। बस अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें शेरशाह के प्रारंभिक जीवन संघर्ष के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि 1494 में पिता से अनबन हो जाने के कारण वह जौनपुर चला जाता है और जौनपुर में उसने अपनी शिक्षा ग्रहण किया। इस क्रम में उसने बहुत सारी भाषाएं जैसे अरबी, फारसी और अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। आगे चल करके 1520 में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद यह वापस सासाराम आता है। अब सासाराम में उत्तराधिकार को लेकर के इसके परिवार में विवाद छिड़ जाता है। क्योंकि हमने पहले बताया कि 4 पत्नियों के 8 संतानें थी और ये सासाराम एक छोटा सा जगह था जिसकी जमींदारी इसके पिता के पास थी। तो पारिवारिक विवाद हो जाता है और शेर खां यानी कि फरीद खां जो है फिर से अपना घर छोड़ देता है। और उन दिनों दक्षिण बिहार के जो सूबेदार थे, सूबेदार का मतलब आज के राज्यपाल से है, तो उनके यहाँ वह जाता है और वहां पर नौकरी करने लगता है। तो सूबेदार कौन थे? तो उनका नाम था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी के यहाँ इसको नौकरी मिल जाती है। बहार खां लोहानी ने अपने पुत्र जलाल खां की देखरेख या संरक्षक के तौर पर फरीद खां को नियुक्त किया। कहा जाता है कि बहार खां लोहानी इससे इतना प्रभावित हो गया था कि वह जहां भी जाता फरीद खां को साथ लेकर के जाता है। और एक बार की बात है कि बहार खां लोहानी शेर खां को शिकार पर ले गया था। वहां शिकार पर एक शेर से भिड़ंत हो जाती है शेरशाह की और कहा जाता है कि शेरशाह ने बिना अस्त्र शस्त्र के उस शेर को मार दिया था। और इससे लोहानी इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसका नाम ही शेर खां रख दिया। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो आप लोग लिख सकते हैं बहार खां लोहानी वह शख्स था जिसने शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। बाद में बहार खां लोहानी जो है स्वयं को दक्षिण बिहार का शासक नियुक्त करता है और उसने अपना नाम महमूद शाह या मोहम्मद शाह रख लिया। लेकिन वह शेर खां से को इतना चाहता था, इतना पसंद करता था कि उसके दरबार के जो अन्य अफगान सरदार थे वे लोग जलते थे शेर खां से। अब उन्होंने क्या किया कि बहार खां लोहानी यानी महमूद शाह के कान भरने शुरू किए। उनको उल्टा पुल्टा समझाने लगे कि शेर खां बहुत चालाक आदमी है, अगर आपने उसको इतना प्रश्रय दिया तो आगे चल करके वह आपको हटा करके आपको मार भी सकता है और आपकी गद्दी को हथिया सकता है। अब बहार खान लोधी को लगा कि हो सकता है जो आदमी शेर को मार सकता है कहीं बाद में चल करके मुझे भी मार करके गद्दी न हथिया ले। तो बहार खान लोधी क्या करता है, बहार खान लोहानी वह शेर खां को निकाल देता है नौकरी से। अब नौकरी से निकाले जाने के बाद शेर खां, याद कीजिए उस समय मुगल बादशाह बाबर का आगमन हुआ था भारत में और पानीपत का युद्ध जीत चुका था। ये 1527 की बात है जब यह बाबर की सेना में भर्ती हो जाता है और 1528 में जो चंदेरी का युद्ध होता है उस युद्ध में वह पूरी वीरता के साथ लड़ता है। बाबर भी इससे काफी प्रभावित हुआ था और बाबर ने इसके संबंध में बाद में अपने पुत्र हुमायूं को चेताया भी था बनकर।
तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि बहार खां लोहानी के यहाँ से जब नौकरी छूट गई तो वह मुगल सेना में भर्ती हो जाता है और 1528 के चंदेरी युद्ध में वह वीरता के साथ लड़ता है। उसकी वीरता को देख करके बाबर को शक होने लगा। उसने अपने पुत्र हुमायूं को कहा कि शेर खां से सतर्क रहना, वह बड़ा ही चालाक आदमी है, क्योंकि मैंने उसके माथे पर राजत्व के लक्षण देखे हैं। मतलब उसने चेताया भी था हुमायूं को। और शेर खां क्या करता है, वह मुगल सेना में इसलिए भर्ती होता है ताकि मुगल सेना की सैनिक जानकारी को वह प्राप्त कर सके कि कैसे मुगल सैनिक लड़ाई करते हैं, उनकी रणनीति क्या होती है ना, किस विधि का प्रयोग करते हैं लड़ाई में। तो ये सब जानने के लिए वह भर्ती हुआ था। और वह जान जाता है तो उसने एक बार कहा भी था कि यदि ईश्वर ने कृपा की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन इन मुगलों को भारत के बाहर खदेड़ दूंगा। और पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि हुमायूं को इसने हमेशा हमेशा के लिए खदेड़ दिया, पढ़े थे ना। तो इसकी मानसा शुरू से थी कि मैं भारत का बादशाह बनूं, और इसी तरफ वह अपने कदम को बढ़ाते जा रहा था। लगभग 15 महीने तक वह मुगल सेना में रहता है, सेना की बारीकियों को सीखता है, लेकिन वहां भी इसकी अनबन हो जाती है मुगलों के साथ, और वहां की नौकरी छोड़ करके वापस बिहार आ जाता है। फिर उसी शासक के पास बहार खां लोहानी, जो दक्षिण बिहार का शासक बन गया था मोहम्मद शाह के नाम से, मोहम्मद शाह भी उसका स्वागत करता है और अपना पुत्र जिसका नाम था जलाल खां फिर से उसका संरक्षक घोषित कर देता है। संरक्षक के रूप में इसे नौकरी पर रख लेता है। अब क्या घटना घटित होती है कि 1528 में महमूद शाह जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसका पुत्र जो है जलाल खां वह अभी नाबालिग था। तो शासन की बागडोर कौन संभालेगा? यहाँ पर देखिए इसने एक चतुराई की। चतुराई क्या किया कि मोहम्मद शाह की जो पत्नी थी दुद्दू बेगम, उससे यह शादी कर लेता है ना। शादी कर लिया, और शादी करने के बाद पूरा दक्षिण बिहार के शासन की बागडोर इसके हाथ में आ जाती है। मतलब दक्षिण बिहार का यह शासक हो जाता है। और 1 साल के बाद 1529 में यह बंगाल पर चढ़ाई कर देता है। और उस समय बंगाल का जो सूबेदार था, जो शासक था, उसका नाम था नुसरत शाह। नुसरत शाह को यह पराजित करता है और बंगाल को भी अपने कब्जे में ले लेता है। और बंगाल पर जब यह कब्जा कर लेता है तो इसी उपलक्ष्य में एक उपाधि धारण करता है। उस उपाधि का नाम है हजरत ए आला। यह उपाधि जो है, इस उपाधि के बारे में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने दें। और अभी तक आप लोगों से आग्रह है कि आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी पूर्ण बहुत सारे वीडियो जो है मध्यकालीन भारत से, आधुनिक भारत से मैं लेकर के आता रहूंगा। तो आप तक ये सारा वीडियो निर्बाध तरीके से पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें। और यदि मेरे पढ़ाने के तरीके में यदि कोई गलती हो या आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए थोड़ा सा कमेंट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।